हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द न्यू फ्रेश वीडियो। यह वीडियो क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 3 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 में सभी संख्याओं यानी ओवरऑल संख्याओं के फुल कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को समझाए थे, साथ में एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 ये सभी चीज़ें करवाया था। और इसके बाद में हमने पार्ट टू में हमने क्या किया था, तो पार्ट 2 में हमने प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व किया था, जो कि ये रही। लेकिन इसके पहले आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा। मैं क्या कर रहा हूँ कि आपके पास में जो एनसीईआरटी बुक है एकदम न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसके अंदर के चाहे कोई सा भी पॉइंट हो, वो आप लोगों को जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहिए। और आगे कॉम्पिटिशन्स की तैयारी के लिए भी जब आप पढ़ेंगे तब भी आपको ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं ऐसी चीज़ों को लेकर के चल रहा हूँ जो आपके भविष्य के लिए एकदम सही होगी, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को मैं छोड़ने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। एनसीईआरटी आपको फुल कवर करवाऊँगा मैं। आप लोगों को क्लास 9th के साथ साथ इतने गजब के कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा जो आप लोगों को, आप 12th पास आउट भी हो जाओगे तो भी ऐसे कॉन्सेप्ट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, बहुत ध्यान से इन चीज़ों को सीखना है, क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ भी अवांछनीय चीज़ें नहीं बताने वाला हूँ। जो भी चीज़ें बताऊँगा आप लोगों के ज़रूर काम की हैं और बोर्ड्स में ये सवाल बन के आते हैं, ठीक है। जैसे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनता है, किन्हीं दो दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। हमने क्या कहा कि कोई भी दो परिमेय संख्याएं, जैसे यहाँ पर 1 है और ये 2 है, इनके बीच में बहुत सारी परिमेय संख्याएं, अपरिमित का मतलब होता है इनफाइनाइट, यानी अनंत परिमेय संख्याएं इन दोनों के बीच में होती हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, कि अपरिमित रूप से संख्याएं होती हैं, ये वाला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में आपके पास में आपको बोर्ड क्लासेस में दिखने को मिलेगा, ठीक है। अब रही बात हम क्या करने वाले, ये हमने समझा। इसके बाद हम लोग पार्ट 3 में क्या करने वाले, पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे, देखो 1.1 तक हम पार्ट 2 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या, ठीक है। अपरिमेय संख्या का फुल एक्सप्लेनेशन देता हूं आपको। अपरिमेय संख्या की डेफिनेशन जैसे कि हमको यहाँ पर दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हम समझेंगे। अपरिमेय संख्या क्या होती है भाई, देखो जब आप नंबर लाइन को अच्छे से लर्न करोगे तो आपको एक चीज अनुभव होगा, उसमें जितनी भी संख्याएं थी, क्या वहां पर कुछ ऐसी संख्याएं भी हो सकती हैं जो कि परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में ना लिख सकें, ठीक है। एक्चुअल में आप लोग को बता रहा हूं, मान के चलिए आप ऐसी कोई संख्या है जिसे आप अंश और हर के रूप में नोट डाउन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहेंगे, तो हम ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे, अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। अब इसके बारे में हमें किसने बताया, तो जो हमारे पाइथागोरस थे, है ना, काफी टाइम पुराने ये गणितज्ञ और दार्शनिक थे। लगभग 400 सा.यू.पू ग्रीस के प्रसिद्ध गणितज्ञ और दार्शनिक पाइथागोरस के अनुयायी, ठीक है। अभी आप लोग एक चीज यहाँ पे समझेंगे, देखो मैं यहाँ पर एक चीज आपको सिखा रहा हूँ। सा.यू.पू का मीन्स क्या है, सा मतलब होता है साधारण, 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 और यू का मतलब है युग, साधारण युग, और पू का मतलब है पूर्व। आप लोग इसे एक और नाम से भी जानते हैं जिसे हम कहते हैं ईसा पूर्व। क्या बोलते हैं हम लोग इसे, ईसा पूर्व भी बोलते हैं, ठीक है। ये खैर बहुत डीप बात हो गई और फिर भी आप लोगों को इसका नॉलेज होना चाहिए, तो मैं आप लोगों के लिए कोई भी कमी नहीं करूंगा, आप लोगों को सभी प्रकार का नॉलेज दूंगा, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, देखो हम अपरिमेय संख्याओं को सीख रहे हैं। अपरिमेय संख्याएं वे होती हैं जिन्हें हम अंश और हर के रूप में नहीं लिख सकते, या एक्चुअल में हम उन्हें क्या लिखते हैं, करनी वाली संख्याएं, ठीक है। आप लोगों को ऐसे समझना है। अब अंग्रेजी में अपरिमेय संख्या को क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर, ठीक है। अपरिमेय संख्याएं मीन्स इर्रेशनल नंबर। अब इनके जो अनुयायी थे क्रोटोन और हिप्पॉक्स, ठीक है, क्या नाम था, क्रोटोन और हिप्पॉक्स, इन्होंने अपरिमेय संख्या के संबंध में बहुत सारी किंवदंतियां लेकर के आए, ठीक है। हिप्पॉक्स जो था वो दुर्भाग्यपूर्ण उसका अंत हो गया और काफ़ी सारी चीज़ें रही उनके बीच में, ठीक है। अभी इसको हम अवॉइड करते हैं, नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखेंगे क्या लिखा है। हम अपरिमेय संख्या को परिभाषित करते हैं, तो यहाँ पर एक परिभाषा दी हुई है। अपरिमेय संख्या हम किसे कहेंगे, ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में बिल्कुल भी लिख नहीं सकते और साथ में p और q पूर्णांक है और q नॉट इज इक्वल्स टू 0 है। आप यहां जानते हैं कि जैसे कि दो संख्याएं थी, अभी हमने ऊपर ये कंसेप्ट स्टार्टिंग में समझा था, हमने बोला था कि एक ऑब्जेक्टिव के रूप में ये पूछेगा, वैसे ही आप लोगों को ऑब्जेक्टिव के रूप में ये भी पूछ सकता है कि
क्या दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से परिमेय संख्याएं पाई जाती हैं? तो ये आप कहेंगे हाँ, हमने ऊपर पढ़ा है। और अभी हम लोग इसी प्रकार क्या कहेंगे कि भाई अपरिमेय संख्याएं भी कैसी होती हैं? अपरिमित रूप से होती हैं। अपरिमित का मतलब अनंत होती हैं, इनफाइनाइट होती हैं, ठीक है। उसके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, उन एग्जाम्पल्स को ध्यान से सीखेंगे आप लोग, जैसे कि करनी 2, करनी 3, करनी 15, पाई और इस तरह की अशांत वैल्यूज़ जो होती हैं, ये हम लोग अभी आगे बढ़ने वाले हैं। ये कॉन्सेप्ट को अभी ये नेक्स्ट वीडियोज़ में आने वाला है, तो आप लोग बनी रहिएगा चैनल के साथ। बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को सिखाऊंगा। 9th बोर्ड्स तो आप लोगों को ईजी लगने लगेगा, और साथ में जब आप भविष्य में किसी भी तरह के कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स फाइट करने का ट्राई करेंगे, चाहे वो किसी भी तरह का एग्ज़ाम क्यों ना हो, तो आप लोगों के लिए ये बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो अभी आप लोगों को क्या करना है, बहुत अच्छे से इन सभी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए चलना है, तभी आप लोगों का फ़ायदा होगा एट द एंड। नहीं तो आप लोग बाद में जाके एनसीईआरटी वापस से पढ़ने वाले हो, ये मेरी गारंटी है, आप लोग को देख लेना, ठीक है। अगर आप लोग नहीं पढ़ोगे अभी अच्छे से, तो आप लोगों को वापस आके पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको एजुकेशन फील्ड में अच्छा करना है तो आप लोगों को एनसीईआरटी को छोड़ नहीं सकते, आप एनसीईआरटी को पढ़ना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए अभी हम क्या करने वाले ना, हम लोग जो वर्गमूल वाली संख्याएं हैं, यानी कि करनी वाली संख्याएं हैं, इसको हम लोग लिखते कैसे हैं उसके बारे में थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन है। आप लोगों को इतना नॉलेज तो हम दे ही चुके हैं कि हम लोग करनी वाली संख्याओं को क्या बोलते हैं भाई, अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं। याद रखिएगा आप लोग, ये सभी चीज़ें मैं आप लोगों को आगे और बताने वाला हूँ, ठीक है। तो एक चीज़ और यहाँ पर आप लोग सीखेंगे कि हमने जो दो प्रकार की संख्याएं पढ़े, अभी हमने इससे पहले जो पार्ट 1 में पढ़े थे, संख्याओं का ओवरऑल व्यू देखे थे, तो हमको ये पता चला था कि जो बहुत सारी संख्याओं के प्रकार थे, ठीक है। जैसे प्राकृत संख्या थी, पूर्ण संख्या थी, पूर्णांक संख्या थी, सम, विषम, भाज्य, भाज्य, ये जितनी भी सारी की संख्याएं जो थी, है ना, इन सभी संख्याओं का सार किस में मिल जाता था हमको? परिमेय संख्या में, ठीक है। अब परिमेय संख्या एक सेपरेट अलग चीज है और अपरिमेय संख्या एक सेपरेट अलग चीज है, लेकिन इन दोनों को जब हम एक साथ मिला दें, देखो एनसीईआरटी का ये कंसेप्ट है कि वो इस तरह से एक थैले से हमको रिप्रेजेंट करके और समझा रहा है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है कि नहीं, ऐसे एक थैले के अंदर जब हम अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों को एक साथ रख दें, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे करनी 19 लिखा हुआ है, करनी 36 लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो दिख रहे हैं आपको, ये जो दिख रहे हैं, इसको आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो इसके बाद में सॉरी, हाँ एक सेकंड रुकिएगा, ठीक। तो ये जो संख्याएं हैं, इन सभी संख्याओं को अगर हम लोग एक थैले में पैक कर दें, ठीक है। ये दोनों हमारे पहेली और बूझो हैं, और इन्होंने क्या किया है कि भाई एक थैले में इसको रखा है, तो आप लोगों को एक नई संख्या यहाँ पर मिलती है, ठीक है। कौन सी संख्या मिलती है भाई? आप लोगों को मिलती है यहाँ पर एक संख्या जो कि है वास्तविक संख्या। ये दिख रहा है आपको, देखो वास्तविक संख्या, इसे ही हम क्या कहते हैं? रियल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों के सामने ये सभी चीज़ें और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, और थोड़ा सा एक फ्लो चार्ट आप लोगों को दिखाऊंगा, कुछ इस तरह करेगा, ठीक है। वास्तविक संख्याएं जो होती हैं, वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की, मतलब वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की संख्याओं से मिलकर बनती हैं, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं वे होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो इस तरह से होती हैं, एग्जाम्पल हैं। और अपरिमेय संख्याएं वे होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, जैसे कि करनी वाली संख्याएं, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4 को हम लोग सॉल्व करते हैं, और हम लोग देखते हैं कि हम कैसे अपरिमेय संख्याओं को भी एक नंबर लाइन में, यानी कि संख्या रेखा में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो गाइस लेट्स गो फ्रेंड्स। एग्जाम्पल नंबर 3, संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारण कीजिए। आप लोगों के लिए ये प्रश्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना है, और इसका सॉल्यूशन हम किस तरह से लिखेंगे वो भी मैं लिख करके बताऊंगा आपको। सबसे पहले आप लोगों को सिखा रहा हूं कि ये √2 जो है, इसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक। ये नंबर लाइन है जो कि हम संख्या रेखा हमने यहाँ पर बनाए हैं, आप लोग बिल्कुल अच्छे से एक्यूरेट मेजर करके बनाएंगे, ठीक है। सभी अब क्या करेंगे, हम लोग 1 सेंटीमीटर का आर्क काटेंगे एक नंबर लाइन पर, ठीक है। तो हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास में ज्योमेट्री कैंपस है ना, इसको हम यूज करेंगे और यहाँ से 1 सेंटीमीटर तक, यानी कि यहाँ तक का एक आर्क काटेंगे। आर्क मतलब होता है बेटा चाप काटना, ठीक है। इससे क्या करेंगे, चाप काटेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो 1 सेंटीमीटर का आर्क हम काटे हैं वहां पर एक पॉइंट दे देंगे A, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, मान के चलिए A पॉइंट यहाँ पर हमने दे दिया, ठीक है। फिर इसके बाद इस पे लंबवत, लंबवत मतलब परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री के एंगल पर, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो प्रोटेक्टर है जिसे आप चांदा भी बोलते हैं,
इसको उठा के लाना है, यहाँ मंडाना है और उससे आपको नापना है 90 डिग्री का एंगल, यानी कि इस पर से सीधी सीधी एक लाइन की बात कर रहे हैं हम लोग। मान के चलिए 90 डिग्री का एंगल, यहाँ से हम लोग ये पॉइंट लोकेट करते हैं और एक लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो ये एकदम 90 डिग्री का होना चाहिए, ये वाला जो एंगल है कैसा होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ये जो परपेंडिकुलर लाइन हमने खींचे हैं इस पर भी इसी डिवाइडर से, यानी कि ये जो हमारे पास में प्रकार है ज्योमेट्री कंपास है, इससे हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर का चाप इधर भी काटेंगे। जैसे हम लोगों ने ओ ए पॉइंट बनाया वैसे ही अब हम लोग एक और पॉइंट बनाएंगे आगे जाके, जो कि क्या होगा, 1 सेंटीमीटर लेंथ का होगा, ठीक है। तो हम उसकी लेंथ कितनी लेंगे, 1 सेंटीमीटर। जितना हम लोगों ने प्रकार यहाँ पर लगा के नापा है उतना ही यहाँ पर भी करेंगे। तो जैसे ही 1 सेंटीमीटर का आर्क हम यहाँ से खींचें, यहाँ से मान के चलिए वो आर्क यहाँ पर आया और इसे हम मार्क करेंगे पॉइंट बी, ठीक है। इसे हम क्या मार्क करेंगे, पॉइंट बी। अब जैसे हम लोगों ने ये किए तो अब हमको क्या करना है, पॉइंट ओ और पॉइंट बी को मिला देना है, इसको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, हमने ओ और बी को ज्वाइन कर लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ओ और बी पॉइंट को हमने ज्वाइन कर लिया। इससे हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल प्राप्त होता है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब एक समकोण त्रिभुज प्राप्त होता है, ठीक है। और समकोण त्रिभुज से हम लोग क्या कर सकते हैं, आप लोगों को एक चीज़ हमने इसके पहले एक्सप्लेन किया था, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब पाइथागोरस जो गणितज्ञ थे उन्होंने एक थ्योरम दिया है। पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से हम इस जो हमने ये पॉइंट को ज्वाइन किया है ओ और बी, है ना, तो इसकी लेंथ हम पता करेंगे, वो होती है √2। देखो कैसे होती है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ, ठीक है। मान के चलिए ये आपके पास में एक ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है, तो इसको मैं लिखूंगा यहाँ पर, ये समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज ओ ए बी में। अब समकोण इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल इसमें बनता है और 90 डिग्री के एंगल वाले त्रिभुज को हम लोग क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बोलते हैं। इसमें क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम होता है, एक पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ठीक है। तो इस प्रमेय के अकॉर्डिंग हम लोग इसकी लेंथ √2 फाइंड करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर आप लोगों को बता दे रहा हूँ, 90 डिग्री के जो सामने होती है वो हमेशा कर्ण होती है, और 90 डिग्री जिस पर, जैसे मान के चलिए मैं इस एंगल के लिए फाइंड कर रहा हूँ, तो इस एंगल के लिए लंब क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, और आधार क्या होगा, ये होगा। इसकी लेंथ भी 1 सेंटीमीटर है और इसकी लेंथ भी 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों की लेंथ कैसी है, 1 सेंटीमीटर। लंब की वैल्यूज क्या आ जाएंगी, 1 सेंटीमीटर है इसलिए 1 आएगा, और स्क्वायर लगा है तो इसमें भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। फिर इसी तरह से आधार की वैल्यू भी 1 सेंटीमीटर है और इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कर्ण का वर्ग के बराबर हम लोग इसको फाइंड कर रहे हैं, यानी कि हम लोग एक्चुअल में कर्ण भुजा का मान ज्ञात कर रहे हैं, ठीक। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या प्राप्त होगा हमें, भाई कर्ण का स्क्वायर बराबर, इधर देखो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यानी कि 1 और 1 जुड़ जाएंगे 2 हो जाएंगे, ठीक है। अब इस तरफ स्क्वायर है, अगर आप इसे ट्रांसफर करते हैं तो ये √2 हो जाएगा। अदरवाइज आप ऐसे समझ सकते हैं कि दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, वर्गमूल लेंगे, तो कर्ण बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा, यानी कि कर्ण एक भुजा जो है इसके बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा √2, ठीक है। इधर स्क्वायर रूट से स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा और इधर आ जाएगा √2। तो हमने ये फाइंड किया कि ये जो लेंथ है ना, ओ से लेकर के बी तक की लेंथ है ना, हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं ओ बी लेंथ की लंबाई कितनी हो जाएगी, √2, यानी कि हमने इस लेंथ को हमने फाइंड कर लिया, जो कि क्या है, √2 है। अब हमारे पास में एक काम ये बचता है कि हम √2 को फाइंड थोड़ी ना करना था, हमें तो क्या करना था, √2 को इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना था। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को इसकी सहायता से यहाँ पर इतने ही, एक निप को क्या रखना है अपने को ओ पर, और एक पॉइंट को कहाँ रखना है, बी पर। और जैसे ही हम लोग इसको मेजर कर लेंगे तो उससे हमें क्या करना है, एक यहाँ पर उतना ही आर्क, यहाँ पर जितने एक लेंथ हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करने वाले थे, ठीक है, इसी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक आर्क कट करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर एक आर्क कट करके दिखाता हूँ आपको, ठीक। जैसे यहाँ पर एक आर्क, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट से लेकर के ये पॉइंट तक का हम इसकी सहायता से यहाँ पर क्या करेंगे, मेजर करेंगे, और यहाँ से एक आर्क काटेंगे। तो ये आर्क कुछ लगभग ऐसा आने वाला है, ऐसा आता है। अब जैसे ही हम लोग यहाँ पर आके मिले तो हमको एक पॉइंट मिलेगा, जिसको हम लोग पॉइंट पी नाम दे देते हैं। तो ये जो पॉइंट P है, यही हमारी जो कौन सी पोजीशन है, √2 वाली पोजीशन है, या इसकी कुछ वैल्यू डेसिमल में होती है, वो यहाँ पर आके हमको
मिल जाती है। ठीक है, तो हम इस तरह से √2 को लोकेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं इसको एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को, और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आप लोगों को एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, फिर इसके बाद इसकी सहायता से, है ना, जो हमारा प्रकार है इसकी सहायता से हम यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ करेंगे। फिर इसके बाद उसे पॉइंट दे देंगे, पॉइंट का नाम हो जाएगा ए। फिर हम क्या करेंगे, इसकी सहायता से यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल मेज़र करेंगे। ठीक है, एंगल मेज़र करने के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, इसे पॉइंट 1 सेंटीमीटर का आर्क फिर से हम काटेंगे और इसे पॉइंट दे देंगे बी। ठीक है, जैसे हम इसे पॉइंट दे देंगे बी, इसके बाद हमें क्या कर देना है, पॉइंट ओ और पॉइंट बी को ज्वाइन करना है। पॉइंट ओ और पॉइंट बी को ज्वाइन करने से हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल प्राप्त होगा, यानी कि एक समकोण त्रिभुज प्राप्त होगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज OAB को हम सॉल्व करेंगे किसकी सहायता से, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हम लोगों ने क्या यूज़ किया है, यहाँ पर हमने यूज़ किया है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय सॉल्व करेंगे और हमें इसकी लेंथ मिल जाएगी। फिर OB की लेंथ कितनी प्राप्त हो जाती है, हमें यहाँ पर देख सकते हैं आप, OB की लेंथ मिलती है √2। जैसे ही हम लोगों को √2 लेंथ मिल जाती है तो हम वापस से क्या करने वाले हैं, वापस से हम इसी जो डिवाइडर है या प्रकार जो भी आप इसे बोलते हैं, इससे क्या करना है, इस लेंथ को मेज़र करना है। ठीक है, जैसे ही इस लेंथ को मेज़र आप करते हैं तो इसके बाद इससे आपको एक आर्क ड्रॉ करनी है। पूरी आर्क कहाँ तक लानी है, नंबर लाइन तक लेके आना है। ठीक है, जैसे आप नंबर लाइन तक लेके आएंगे तो आप लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा, वही पॉइंट क्या होगा, √2 होगा। इट्स अ सिंपल। ठीक है, सो फ्रेंड्स, एग्जाम्पल नंबर 4 में हमें √3 को क्या करना है, इसमें रिप्रेजेंट करना है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल नंबर 3 को रिप्रेजेंट किया था, बिल्कुल एज इट इज़ हम इसी में प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। आप लोग देख सकते हैं ये जो चित्र है, बिल्कुल ऐसा चित्र हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने ये पॉइंट बी लोकेट करा था, फिर एक आर्क ड्रॉ करी थी, तो ये पॉइंट पी था, ये पॉइंट पी ही √2 था। अब हमें क्या करना है, एक पॉइंट क्यू ड्रॉ करनी है, लेकिन इसके लिए अभी हम लोगों को एक प्रोसेस है। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, वापस से पॉइंट बी पर ये जो OB जो हमने एक लाइन ड्रॉ करी थी, है ना, ये जो OB हमने एक लाइन ड्रॉ करी थी, इस लाइन को बेस मानते हुए या आधार मानते हुए आप लोगों को क्या करना है, प्रोटेक्टर का यूज़ करना है। और प्रोटेक्टर से आप लोगों को यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, यानी कि एक लंबवत, या आप ये कह सकते हैं कि 90 डिग्री का एंगल आपको मेज़र करना है। 90 डिग्री का एंगल मेज़र करने के बाद आपको वापस से जो प्रकार है अपना ज्योमेट्री कंपास होता है, उससे हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर का आर्क यहाँ पर काटेंगे। जैसे ये एक आर्क काटेंगे तो इससे हमें D पॉइंट एक मिलेगा, और अब हम क्या करने वाले हैं, O और D को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ये जो O और D है इसको हमने वापस से क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो जैसे हम लोग O और D को ज्वाइन करते हैं तो इसकी लेंथ होती है √3। अब वो कैसे आती है, तो वापस से हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक ट्राइंगल हमको मिल जाता है OBD। इस OBD में, ठीक है, OBD में जो OD होता है, ये OD क्या है, कर्ण है। तो कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है, OB के स्क्वायर के बराबर होता है, और साथ में BD के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, अब OB क्या चीज है भाई, OB जो है ये √2 है, हम जानते हैं √2 है, हमने पिछली बार फाइंड किए इसको, √2 का स्क्वायर प्लस BD क्या चीज है, BD 1 सेंटीमीटर का आर्क हमने ड्रॉ किए, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। यानी कि यहां पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, देखो हम √2 का स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर से √2 कैंसिल आउट हो जाता है, आंसर आता है 2, सिर्फ 2 बचेगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो यहाँ पर 2 + 1 यानी कि 3 हमको यहाँ पर मिलता है। अब यहाँ पर ये 3 किसके इक्वल में मिला है, हमें OD के स्क्वायर के रूप में मिला है। ठीक है, यानी कि OD की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओनली OD की वैल्यू क्या होगी, √3। कैसे होगी कि ये जो स्क्वायर है, अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्गमूल ले लेंगे, तो OD बराबर क्या मिल जाएगा, √3। क्योंकि OD स्क्वायर के बराबर 3 है, तो OD का अंडर जब हम लेंगे तो अंडर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, इस तरह से इधर भी ले लेंगे अंडर और इधर भी ले लेंगे अंडर, तो स्क्वायर से अंडर कट जाएगा, स्क्वायर का अंडर कट जाएगा, तो OD इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। ठीक है, अब ये बात हुई हमारी √3 की वैल्यू फाइंड करने की। हमने क्या चीज फाइंड की है कि भाई OD जो था इसको हम लोगों ने निकाल लिए कि इसकी लेंथ क्या है। फिर से वापस से हमें क्या करना है, जो ज्योमेट्रिक कंपास है यानी कि प्रकार है, इसको हमको वापस से यहाँ तक की लेंथ को मेजर करना है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ।
और एक निप आपको यहाँ रखनी है, टिप को एक आप यहाँ रखेंगे और एक पेंसिल की जो टिप है उसको यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। और ऐसा करने से क्या होगा भाई, देखो ध्यान से सुनना, क्या करने वाले हैं, एक जो डिवाइडर का जो या प्रकार जो भी आप बोलते हैं उसका एक टिप को आप यहाँ पर डी ओ पर रखेंगे और एक पेंसिल का टिप को यहाँ पर डी पर रखेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे तो हमें क्यू पॉइंट मिलेगा, ठीक है। जैसे ही ये क्यू पॉइंट हमें लोकेट होता है, यही क्या चीज है, यही √3 है। आप देख सकते हैं यही क्या है, √3 है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग √2 और √3 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स उम्मीद है आप लोगों को वर्गमूल 2 और वर्गमूल 3 का संख्या रेखा पर निरूपण समझ में आ गया है। जैसे कि इन दोनों सवाल को हमने समझा, इसके बाद एक चीज़ की रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से करूंगा, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो इसे आप लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट में ज़रूर आप लोग लिखें कि आपको ये चीज़ अच्छी लग रही है, ये चीज़ समझ में आ रही है, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए तैयार कर सकूं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 1.2 का सॉल्यूशन। बहुत ही अच्छे से मैं एक्सप्लेन करके आप लोगों को लिख करके समझाऊंगा कि हम लोग कैसे इनके आंसर्स लिखेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम।